डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूं। मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूं। जी हां, आप कह सकते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी है। और जब से मेरी सरकारी नौकरी लगी है, हमारी जिंदगी बदल चुकी है। पहले हमारे घर में कुछ नहीं हुआ करता था। जब से सरकारी नौकरी लगी है, तब से हमारे घर में वो चीजें भी हैं जो आस पड़ोस के किसी के घर में नहीं है। पहले हम खेती किया करते थे, घर में गरीबी भी थी। लेकिन उसके बाद मेरे पिता ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी कर सकते हो। पढ़ने में मन मेरा पहले से लगता था, लेकिन जब ऐसा मेरे पिता ने कहा तो मैं किताबों में गड़ चुका था। इस तरह नतीजा देखिए, मेरी एक सरकारी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है और खुशहाल परिवार है। इसके बाद घर में खुशहाली बढ़ती जा रही थी और मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ सही हो रहा हो, किसी ना किसी की नज़र लग ही जाती है। मेरे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मेरी माँ कुछ समय से थोड़ा बीमार रहने लगी थी। उन्हें चक्कर आया करते थे और किचन में काम करते करते वो गिर जाती। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ के सर में दर्द रहने लगा और कभी कभी उन्हें धुंधला दिखने लगा और कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता। लेकिन उन्हें चक्कर नहीं आए होते, वैसे ही दिखना बंद हो जाता। फिर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने स्कैन करवाने को कहे। हमने स्कैन करवाए और उसमें जो निकल कर आया वो एक भयानक खबर थी। मेरी मां को ब्रेन ट्यूमर है। जब डॉक्टर ने यह कहा था, वहीं पर बेहोश होने की हालत थी मेरी और मेरे पिता की। डॉक्टर ने कहा, दिमाग में ट्यूमर है, आपको किसी न्यूरोसर्जन को दिखाना होगा। हमने न्यूरोसर्जन डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि यह ट्यूमर दिमाग के जिस हिस्से में है ना, वहां से निकाला नहीं जा सकता और ऑपरेशन तो किया नहीं जा सकता। और 1 साल में ये जो ब्रेन ट्यूमर है बहुत तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारी मां की मौत 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। उससे ज्यादा वो निकाल नहीं पाएंगी। फिर क्या था, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया। कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा ना जो इलाज कर सकेगा, जो ऑपरेशन कर सकेगा। लेकिन हर एक डॉक्टर ने कहा, अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जो दिमाग के अंदर ऐसे ट्यूमर को निकाल पाए। धीरे धीरे उम्मीद की किरण दूर होती जा रही थी। फिर मेरे पिता ने कहा, जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर सकते वो वैद्य कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े वैद्य से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन हर एक वैद्य यही कहता, औषधियों का इस्तेमाल करो और डॉक्टर जैसा कहता है वैसा भी करो। उससे साफ था मेरी माँ का इलाज उन औषधियों से नहीं हो सकता था। वैद्य सामने ही कह देते कि इसके बारे में ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, ऐसी बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। इतने वैद्य से मिले हम, इतने वैद्य से मिले हम, हर कोई बस यही कहता रहा, इलाज नहीं हो सकता। तो मुझे लगने लगा, बस अब मेरी माँ को बचाया नहीं जा सकता। माँ से दूर होने का समय नजदीक आता जा रहा है। लेकिन मेरे पिता ने पता किया एक पुराने वैद्य के बारे में। कहते हैं वो हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है और पुराने जमाने में काफी मशहूर हुआ करता था। लेकिन फिर उसने ये काम छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में रहने लगा। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन गांव के लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सिखाया जरूर करता था। फिर क्या था, मैं अपने पिता के साथ उस गांव में पहुंच गया और वो वैद्य 80 साल का था। किसी से मिलता नहीं था, अपने घर में अकेला रहता। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे सीखने के लिए आते तो वो उन बच्चों को घर के अंदर आने देता, कुछ सिखाता, कुछ उनसे काम करवाता। लेकिन वो बच्चे खुश होते, ऐसी ऐसी चीजें सीख कर जाते जो उन्हें कोई नहीं बता सकता था। लेकिन हमें उस वैद्य से मिलने नहीं दिया जा रहा था।
मैं तो गांव वालों के सामने नाक रगड़ने तक को तैयार था। किसी तरह मेरी माँ का इलाज हो जाए, बस मैं ये चाहता था। लेकिन वो वैद्य मिलना ही नहीं चाहता था। क्या करें? फिर उस वैद्य के आगे ही घर के बाहर 2 दिनों तक हम बैठे रहे। बस उससे मिलना था, बस एक बार मिल ले। वो वैद्य ने हमें घर के अंदर बुलाया और मुझे देखकर कहने लगा, बच्चे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? किसी को परेशान करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम घर के बाहर डेरा डालकर जिस तरह से बैठे हो, मुझे लगता है परेशानी बहुत बड़ी है। इलाज कहीं और से हो नहीं सकता। तो बताओ क्या परेशानी है? तुम दोनों तो काफ़ी स्वस्थ लग रहे हो। मैंने कहा, मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। अगर आप मेरी माँ का इलाज कर पाएं तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। वो वैद्य हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े लोग मेरे पास आ चुके हैं जो कोई भी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन मैंने उनसे कोई कीमत नहीं ली। अगर कीमत लेनी होती तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर अब तक बन नहीं चुका होता, छोटे से घर में इस तरह से नहीं रह रहा होता। तो बात कीमत की नहीं है, लेकिन जो दिमाग का ट्यूमर होता है उसका इलाज इतनी आसानी से नहीं हो सकता। साधारण औषधि से उसका इलाज नहीं हो सकता। तुम कह सकते हो कि तुम्हारी माँ का इलाज लगभग असंभव है। ये बात उनके मुंह से सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं फूट पड़ा। कोई इलाज नहीं कर सकता? मेरी माँ का इलाज कोई नहीं कर सकता? इतना सुना था मैंने आपके बारे में, वैद्य ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वैद्य तो कुछ भी नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं ये असंभव है। अगर ये असंभव है, आपने बड़े बड़े इलाज कैसे किए होंगे? वो सब झूठ है। तब उसे भी गुस्सा आया और वो कहने लगा, शब्दों को ध्यान से सुना करो, पूरा सुना करो। मैंने ये नहीं कहा कि ये असंभव है, मैंने ये कहा है असंभव के समान है, लेकिन कुछ प्रतिशत चांस है, लेकिन वो चांस मैं नहीं ले सकता। टांगे देखो मेरी, मैं चल नहीं सकता। ऐसी जगह पर जाना होगा, ऐसी जड़ी बूटी लेकर आनी होगी जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन लगभग असंभव है। मैं चल नहीं सकता, वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो वो जड़ी बूटी मैं कैसे ला सकता हूँ? मैंने कहा, बताइए कौन सी जड़ी बूटी लेकर आनी है? जंगल के किस कोने से लेकर आनी है? किस देश से लेकर आनी है? मैं वो लेकर आने को तैयार हूँ, अब बताइए तो सही। वो वैद्य हंसने लगा और कहने लगा, तुम जिद्दी हो, लेकिन मेरी बात मानो। जिस जगह से उस जड़ी बूटी को लेकर आना है वो असंभव के समान है। तुम्हें इन जंगलों में वो जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। जहाँ से मिलेगी वहाँ मरने के बहुत चांस हैं। मैं वहाँ जाकर वापस आ सकता हूँ, मेरी जान पहचान है, लेकिन तुम जाओगे तो मारे जाओगे। मैंने कहा, ऐसी कौन सी जगह है? हाँ बताइए तो सही। तब उस वैद्य ने कहा, पाताल में जाना होगा। पाताल में किसी राक्षस से ऐसी जड़ी बूटी लेकर आनी होगी जो दिमाग के ट्यूमर को ठीक कर सके। लेकिन पाताल में जाना असंभव के समान, फिर राक्षसों से जड़ी बूटी लेकर आना असंभव के समान। तो बताओ क्या कहूँ? असंभव ना कहूँ? उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैंने कहा, देखो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कोई पाताल नहीं है, राक्षस नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो वैद्य हंसने लगा और कहने लगा, माना 80 साल का हूँ, थोड़ा सा सठिया गया हूँ, लेकिन जो विद्या मेरे पास है वो झूठी नहीं है। मुझे पता है पाताल में जाने का रास्ता। वहाँ से पाताल में जाया जा सकता है और ऐसे रास्ते धरती पर कई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस रास्ते का मुझे पता है वहाँ से अगर जाएंगे, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। अगर गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगर तुम वो कोशिश करोगे तो तुम मारे जा सकते हो। तो ये खतरा तुम्हें मोल नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी माँ को तो ट्यूमर है, मान लो उनकी नियति में अब मौत लिखी है, तो तुम वहाँ पर जाओगे। अगर तुम मारे गए, तुम्हारे पिता के लिए ये एक सदमे के समान होगा। बीवी भी गई, बच्चा भी गया। तो ये गलती तुम मत करो। समझ लो कि ये नियति है, मान लो इसे। मैं जिद पर अड़ गया। मैं कहने लगा, आप बताइए, पाताल का रास्ता बताइए, ये भी बताइए वो जड़ी बूटी कैसे लेकर आनी है। मैं तैयार हूँ, ये काम करने को मैं तैयार हूँ। तब उस वैद्य ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया। तुम्हें वो रास्ता मैं बताता हूँ कहाँ पर है। पाताल में जाने का रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी छेद में धरती के अंदर चले जाओगे और लावे के आसपास लोग छिपकर रह रहे होंगे, राक्षस छिपे हुए, बल्कि जाना धरती के अंदर ही है।
लेकिन नीचे एक अलग दुनिया में जाना है। एक द्वार, एक रास्ता नीचे वाली अलग आयाम की दुनिया में जाने के लिए। और वहां पर रहते हैं राक्षस। वहां ऐसा राक्षस जो औषधियों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता हो, उसे तुम्हें बताना होगा, उससे जड़ी बूटी लेकर आनी होगी, उससे तुम्हारी मां का इलाज किया जा सकता है। खतरा यही है, वो राक्षस हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें खा सकते हैं। मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने उनको कह दिया, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता बताइए, मैं वहां जाऊंगा, बस ये बता दीजिएगा वो जड़ी बूटी कैसी दिखती है, कहीं वो राक्षस धोखा ना दे। तब उस वैद्य ने कहा, तुमने जो कहानियां सुनी है ना, जब सामने वो राक्षस आएंगे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन कुछ हो सकता है झूठ बोले। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर की ये जड़ी बूटी है, इसके बारे में पूरी तरह से मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है दिमाग में किसी भी तरह की क्षति, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी, वहां पर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिससे इलाज हो सकता है। तो ये काम तुम्हारा है, ढूंढना तुम्हें होगा, खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे पिता मुझे रोकने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी मां को बचाना था। 1% चांस भी है तो मैं वो चांस लेने को तैयार हूं। जंगल के जिस हिस्से में मुझे जाना होगा मैं तैयार था। रात के अंधेरे में उस हिस्से की तरफ मैं बढ़ने लगा। वो दरवाजा रात के 12 बजे खुलता है, पाताल का द्वार। वहां की एक गुफा में एक दीवार पर अजीब से निशान बने हुए हैं। रात के 12 बजे उन निशानों पर पैर रखते ही मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये होगी राक्षसों की पाताल दुनिया। मैं वहां पर पहुंचा और जैसे ही वहां पर मैंने पैर रखा, 15 मिनट बाकी थे, मैं पहले से पैर रखे हुए इसी तरह रुका रहा। अजीब सी वो गुफा थी, टूटी फूटी। अगर सच में यहां कोई दरवाजा है तो मुझे नजर आएगा। हो सकता है वैद्य ने झूठ बोला हो, ऐसे दीवार में कोई रास्ता कैसे नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ही 12 बजे, जैसे वो दरवाजा ही था, पत्थर घूम गया, आगे की तरफ मैं गिर गया। पीछे से रास्ता बंद। मैं एक ऐसी गुफा में था जहां से आया था वहां वापस नहीं जा पा रहा। धक्का दिया मैंने उस दीवार को। घुप अंधेरा, एक तरफ से आ रही रोशनी। मुझे लगा रोशनी की तरफ बढ़ना होगा, वो वैद्य ने झूठ बोला है। जैसे ही रोशनी की तरफ बढ़ा, मैं उस गुफा से बाहर आ चुका था। जंगली इलाका था, लेकिन वैसा नहीं जहां से मैं गुफा के अंदर घुसा था। पेड़ बिल्कुल अलग थे, पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल अलग थी, जमीन बिल्कुल अलग थी, आसमान बिल्कुल अलग था। तारे अजीब से नजर आ रहे, ग्रह अजीब से नजर आ रहे, और एक ग्रह तो बिल्कुल करीब था। उस अंधेरे में वो ग्रह को आसमान में देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, और तब मुझे उस वैद्य पर भरोसा भी हो गया। लेकिन अब मुझे वो जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढूं? जंगल में किसी न किसी राक्षस से मिलना होगा। राक्षस भयानक होंगे, कहानियां सुनी है मैंने, ग्रंथों में पढ़ा है मैंने। राक्षस इंसानों को देखते हैं तो मार डालते हैं। मुझे उनसे बात करनी होगी, जड़ी बूटी मांगनी होगी। कैसे मांगूं? ऐसा करूंगा, किसी को किडनैप कर लूंगा, पकड़ूंगा, अपहरण करके पेड़ से बांधूंगा और फिर सजा दूंगा। वैसे मैं किसी को ऐसे सजा नहीं दे सकता अपनी मां को बचाने के लिए, लेकिन ज्यादा सजा नहीं दूंगा। बस जड़ी बूटी के बारे में पूछूंगा, थोड़ा परेशान करके। जड़ी बूटी मिल जाएगी तो निकल आऊंगा यहां पर भी आधी रात को। मुझे बस गुफा में पैर रखना है, उसी दीवार पर। यही तो पीछे वाली दीवार थी ना। आधी रात को अपने आप दरवाजा घूमेगा और मैं अपनी दुनिया में। बस मैं ढूंढने लगा राक्षसों की दुनिया पाताल, और मैं ढूंढ रहा था उन्हें जो यहां पर राज करते हैं। मुझे उसी जंगल में अजीब सा लकड़ी और पत्थर का एक घर नजर आया। दिखने में बड़ा अजीब सा था, लेकिन अच्छा डिजाइन था। मैं उस घर की तरफ देखता रहा। अचानक मुझे चलने की कुछ आवाजें सुनाई दी, और ऐसा नहीं था कि एक तरफ से आवाजें आ रही हों, 2-3 तरफ से इकट्ठी आवाजें आईं और मुझे घेरा जा चुका था। तब अंधेरे से जब बाहर निकले वो लोग, दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी थीं और सर पर बाल कम, जैसे कांटे से ज्यादा निकले हुए। बाजुएं लंबी थीं और कद 8 फुट का था। उनके सामने मैं बौना सा प्रतीत कर रहा था। घेर लिया उन्होंने मुझे। कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहे और कुछ ने मुझे पकड़ा। मुझे पीटना भी चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई रोक भी रहा। तब मैं बोला, मुझे माफ कर दो,
तुम जो भी हो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उनमें से एक बोला, जो भी चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें पकड़कर हमें मारना ही होगा। तुम बाहर ही हो, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर इजाज़त नहीं है किसी के आने की, और तुम इंसान हो ना? पक्का तुम धरती लोक से आए हो? यहाँ के रहने वाले इंसान तो नहीं लगते, तुम्हारा कद काफ़ी ज़्यादा छोटा है। पक्का तुम धरती लोक से आए हो? अब वहाँ से आए हो तो कुछ बुरा करने के लिए ही आए होगे, ऐसा ही करते हैं वहाँ वाले। तो पकड़ो, मारो इसे, टांग दो यहीं कहीं। मैं उनके सामने कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे जड़ी बूटी चाहिए, एक जड़ी बूटी चाहिए। वो मुझे ऐसे पकड़ चुके थे जैसे बस जिंदा छोड़ना ना चाहते हो, लेकिन मेरी बातों ने उन पर असर डाला और वो कहने लगे, ठीक है इसे गांव लेकर जाओ, वैसे भी इसे यहाँ पर मारेंगे, ऐसा ना हो कि ये पागल हो और किसी हमारे ही इलाके से आया हो, परेशानी हमारी बढ़ सकती है, तो इसे गांव में ले जाओ। उसके बाद गांव के जो मिनिस्टर हैं वो बताएंगे इसके साथ क्या करना है, चलो खींचो इसे। वो मुझे उठाकर नहीं ले जा रहे थे, टांगे पकड़ी हुई थी, हर एक टांग अलग अलग राक्षस ने, और मुझे घसीटते हुए ले जा रहे। मेरे सर पर पत्थर लग रहे, मेरे कपड़े पीछे से छिल चुके थे, लेकिन मुझे अपने गांव तक ले आए। अजीब से घर थे, लेकिन अच्छे भी, लाइट्स भी लगी हुई, लालटेन भी टंगी हुई, पत्ते भी चमक रहे। ऐसा लग रहा था मैं किसी अजीब सी दुनिया में आ गया हूं। फिर याद आया मैं पाताल में हूं, यह सच में अजीब दुनिया ही है। बड़े बड़े घर, छोटे छोटे घर, ढेर सारे घर, लेकिन दर्द तो मेरी पीठ पर हो रहा था, क्योंकि मैं पीछे से खींचा जा रहा था और घसीटा जा रहा था। लेकिन एक खंबे के पास ले जाकर मुझे खंबे के साथ बांध दिया गया और वहां पर बहुत ज्यादा शोर होने लगा। तब उनमें से एक चौड़ा सा राक्षस, अजीब सा चेहरा लेकिन मुंह को आधा ढंका हुआ था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, इसे बांधा क्यों है? क्या करना चाहते थे? इसे चोट क्यों लगी है? मारना चाहते थे? जितने लोग मुझे पकड़कर यहां लेकर आए थे सबके सब शर्मिंदा थे। और फिर वो आदमी कहने लगा, देखो सजा हो सकती है, तुम्हें पता है ना, इंसान हो, राक्षस हो, जानवर हो, किसी को भी पकड़ना है तो मारना नहीं है। तुमने जो हालत इसकी की है ये मर भी सकता था, ऐसा काम यहाँ पर नहीं करना है। तुम्हें नियम पता नहीं है, इसे पकड़ते यहाँ पर लाते और ये भटक कर कहीं से आ गया है, इसे इसके गांव में, इसके शहर में छोड़कर आओ। तब वो आदमी मुझसे पूछने लगा, बताओ तुम कहाँ से आए हो? भटक चुके हो तो सही से बताओ, हम समझ सकते हैं। और इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हमें हर भाषा आती है, डरो मत, लेकिन तुम हमारी भाषा में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए आया हूँ। एक पल के लिए वो हक्का बक्का सा हो गया, हैरान सा हो गया, फिर इधर उधर झांकते हुए कहने लगा, अच्छा तो ये धरती से आया है, तो तुमने सोचा होगा धरती से आया है, मारने आया है, पकड़कर मार दो। तो मुझे बताओ लड़के, तुम्हें मारने की बात तो नहीं की थी ना किसी ने? मैंने वो बाकी के राक्षसों की तरफ देखा, सर नीचे की तरफ किया हुआ था उन्होंने। समझ वो भी गए थे जो उन्होंने किया वो गलत है, लेकिन ये राक्षस काफी अच्छा लग रहा था। उसने मुझे खंबे से उतारा और फिर कहा, देखो अगर तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें उस दरवाजे के बारे में पता होगा। अगर तुम ट्रेंड हो तो इस तरह की हरकत नहीं करते, यानी तुमने ये गलती की है तो तुम्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। और जड़ी बूटी की क्या बात कर रहे थे? मैंने उसको पूरा सच बता दिया। माँ को ब्रेन ट्यूमर है और मुझे ब्रेन ट्यूमर के लिए दवाई चाहिए, इसीलिए जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे जड़ी बूटी दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा बड़े आराम से, बिना कोई नुकसान पहुँचाए, और किसी को बताऊँगा तक नहीं कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा है। तब वो राक्षस कहने लगा, मैं मिनिस्टर हूँ, कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें समझना होगा, जिस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए तुम आए हो उसके लिए तुम्हें किसी वैद्य को ढूंढना होगा। हमारे यहाँ भी डॉक्टर हैं जैसे तुम्हारे वहाँ होते हैं। तुम्हारे वहाँ भी मैं कुछ महीनों के लिए रहा हूँ, तो पता है वहाँ क्या क्या चलता है। तुम किस जगह से आए हो? तुम्हारी भाषा से साफ लग रहा है हिंदी बोल रहे हो, तो तुम भारत के निवासी हो या नेपाल के निवासी भी हो सकते हो। मैंने कहा, जी हाँ, बस मुझे जड़ी बूटी चाहिए तो डॉक्टर से मिलवा दीजिए। इस पर वो सर को खुजाने लगा और कहने लगा, देखो हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो थोड़ा सा अलग है, काम इतना आसान नहीं है। हमारे इलाके तुम्हारे गांव शहरों की तरह ही है और यहाँ पर भी वैद्य डॉक्टर वगैरह होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ वाली वैद्य है वो एक राक्षसी है और वो राक्षसों के सिवा किसी का इलाज नहीं करती।
वो थोड़ा चिढ़ती है। वैसे भी राक्षसों से भी चिढ़ती है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा चिढ़ती है, तो वो तुम्हारी मदद तो नहीं करने वाली। मैंने कहा तो किसी और शहर, किसी और इलाके में ले चलिए। उसने कहा देखो, एक इलाके से, शहर से तुम निकलोगे तो खतरा बढ़ सकता है। हमारे यहाँ नियम है, हम किसी को मारते नहीं, लेकिन कई गाँव में, जिसे तुम कह सकते हो, वहाँ नियम है कि मारा जा सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से बाहर निकलोगे तो मारे भी जा सकते हो। तो तुम इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन बाहर जाने की कोशिश मत करना। तुम्हारे धरती पर कई दरवाजे हैं, उनका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। दरवाजे इसीलिए बनाए गए हैं सुरक्षित इलाकों में आने जाने का रास्ता, ताकि इंसान और राक्षस मिलकर काम कर पाएं। और तुम कोई साधारण इंसान लगते हो, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने कहा जी मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, ऐसी गुप्त चीज़ों के बारे में नहीं पता। उसने कहा पता होना भी नहीं चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी माँ का इलाज तो नहीं हो पाएगा। रास्ता दिखा देता हूँ, चलो उस दरवाजे से वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उस राक्षसी से मिलवा दीजिए। मैं जड़ी बूटी मांग लूँगा, पैर पड़ूंगा किसी तरह, तो मैं मांग ही लूँगा। उसने कहा मैं तुम्हें वहाँ ले तो जाऊँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, इंसानों से वो चिढ़ती है, राक्षसों से भी चिढ़ती है, लेकिन थोड़ा कम चिढ़ती है। तुम्हें देखेगी, गुस्सा आएगा उसे, मदद तो नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है तुम्हें मार डाले। मैंने कहा आपने बाकियों को हिंसा करने से रोका, आप उसे भी रोक देना। देखिए मेरी मदद कीजिए, खाली हाथ में वापस जाना नहीं चाहता। तब वो इधर उधर देखने लगा और फिर कहने लगा जिद्दी हो तुम, धरती वाले इंसान भी जिद्दी हैं। वैसे यहाँ पर भी इंसान हमारे साथ रहते हैं कई, लेकिन तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं है। तुमने यकीनन पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी, तो तुम्हें लग रहा होगा राक्षस पागल से होंगे, बेवकूफ़ से होंगे। यहाँ आओगे, आराम से मांगोगे, जड़ी बूटी डराओगे और ले जाओगे। लेकिन वो पुराना समय था, जैसे तुम इंसान पत्थर से आग निकाला करते थे, धीरे धीरे मशीनें बना ली ना। तुम्हें क्या लगता है राक्षस वही हाथ में लठ लिए यहाँ पर घूमते होंगे, हाला लाला करते हुए? कुछ नहीं करेंगे। हम भी तरक्की कर चुके हैं, घर देखो, सिस्टम देखो, चीज़ें हमने भी बहुत बनाई हैं। इतनी आसानी से तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम भी सभ्य हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें भी सभ्यता की जानकारी चाहिए। अगर कोई ना कहता है मतलब ना होता है। वो नहीं देना चाहती तो नहीं देगी, अब इसमें जिद क्या है? मैंने कहा मुझे वहाँ ले जाइए, देखिए बात करवाने की कोशिश तो कीजिए। जिद के आगे वो झुका और कहने लगा चलो चलो, फिर उसके घर में जाना ही होगा। अब बड़े घर की मालकिन है तो मिलवा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा कुछ समय के लिए करूँगा, वापिस आ जाना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे साथ चलने लगा। उसके बाद उसने एक बड़े से चपटे पत्थर में मुझे बिठाया और वो पत्थर जमीन में घिसट रहा था। किस तरह की मशीन थी? ना टायर थे ना कुछ और था, बस एक पत्थर जैसा ही था। उस पर बिठाकर वो मुझे काफ़ी दूर लेकर गया और एक बड़ी सी जगह थी वो, कई पेड़ लगे हुए और पेड़ों के बीच घर भी नजर आ रहा और आगे मिट्टी का एक टीला बनाया गया जैसे गेट ही हो। वहाँ खड़ा होकर उसने आवाज़ें लगाई थी एक पतली सी आवाज़ में, और जैसे उस घर से कोई निकलकर पेड़ों को हिलाता हुआ आगे वाले टीले के पास पहुंचा और टीले को हिलाकर एक तरफ किया। मैं तो हैरान हो गया, ये तो गेट था, गेट की तरह टीले को बनाया है, क्या तकनीक है ये? समझ में कुछ नहीं आई। लेकिन जब सामने मैंने उस राक्षसी को देखा, अजीब सी 6 फुट की राक्षसी थी, आधी राक्षसी आधी इंसान, जिसने जब मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, पूरी तरह से ताड़ा। उसके बाद उस राक्षस की तरफ देखकर कहने लगी ये क्या, इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? उस राक्षस ने कहा देखो, छोटी सी मदद की उम्मीद है तुमसे, तुम बहुत अच्छी हो, तारीफ़ें सब बहुत ज़्यादा करते हैं तुम्हारी, तुम बस थोड़ी सी मदद कर दो। उसने कहा तुम हिंदी भाषा में बात क्यों कर रहे हो? उसने कहा देखो नियम पता है ना, बात उस भाषा में की जानी चाहिए जो सबको समझ में आए। अब ये इंसान है, धरती से आया है, तो इसे समझ में आनी चाहिए। बस छोटी सी मदद कर दो, वैद हो ना, लोगों को बचाना तुम्हारा धर्म है, इसीलिए बस इसकी छोटी सी मदद कर दो, जड़ी बूटी चाहिए, दे दो इसे। वो राक्षसी मेरी तरफ देखने लगी और उसके बाद वो मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पसंद कर रही हो। मुस्कुराती गई, देखती गई, मुस्कुराती गई, देखती गई,
और उसके बाद उस राक्षस ने मुझे पकड़ा और अपनी पीठ के पीछे कर लिया और कहने लगा, देखो देखो, ध्यान मत भटकाओ, इसकी मदद करनी है, तुम ऐसे मत देखो। फिर वो राक्षसी कहने लगी, 1 मिनट, छोटा सा काम था मेरा, अभी वो करके आई मैं, बातें ज़्यादा नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी वो खराब हो जाएंगी, बस उन्हें संभाल कर आती हूँ। वो घर के अंदर की तरफ चली गई। फिर उस राक्षस ने मुझे पीछे से खींचा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, पागल हो तुम, पागल हो, मेरे पीछे छिपे क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है, वो इंसानों को पसंद नहीं करती। मैंने कहा, जी जी, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, मुझे लगता है शायद मैं उसे ठीक ही लगा हूं, बुरा नहीं लगा। उसने कहा, तुम उसे पसंद आए हो, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम इंसान नहीं हैं। अगर हमें कोई इंसान पसंद आता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। वो तुम्हें खाने की नज़र से देख रही थी, बड़े प्यार से। वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रही थी कि कौन सा हिस्सा पहले चबाए। समझो, जब कोई राक्षस राक्षसी ऐसे प्यार से देखें तो डरो, तुम इंसान हो तो थोड़ा सा डरो। उस राक्षस ने मेरी आंखें खोल दी और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो राक्षसी फिर से बाहर आई, प्यार से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं उस राक्षस के पीछे छिप गया। फिर वो गुस्सा हो गई, देखो देखो, ये गांव मुझे पहले भी पसंद नहीं था, इंसान तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और देखो ये छिप रहा है, बता दिया ना तुमने, बता दिया सब कुछ इसे। देखो, तुम गांव में रहती हो तो नियमों का पालन तो तुम्हें भी करना होगा, मदद कर दो ना। देखो, मैं तुम्हारी अच्छाई सबको बताऊंगा। वो राक्षसी कहने लगी, अच्छाई बतानी है तो बताओ, मैं मदद नहीं करूंगी, इंसान मुझे पसंद नहीं, लेकिन खाने के नज़रिए से पसंद है, अगर खाना देना है तो दे जाओ। और राक्षस ने कहा, नहीं, तुम नियम तोड़ोगी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, पता है ना सज़ा कितनी सख्त होती है। फिर उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और वो कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से। मैं उस राक्षस के पीछे से बाहर आया और कहने लगा, मेरी मदद कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए मेरी माँ के सर में ट्यूमर है, मैं वैसे यहाँ पर नहीं आया किसी को परेशान करने के लिए या कोई महंगी चीज़ लेने के लिए, कुछ लूटने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। मेरी माँ को ट्यूमर है, मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ, और जड़ी बूटी यहीं पर मिलती है, अगर हमारी दुनिया में मिलती होती, चाहे मुझे उसके लिए जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़ता, मैं वैसा करता, लेकिन जड़ी बूटी तो यहाँ पर मिलती है ना, मजबूरी है, वैद्य से ही लेनी होगी। आप बता दीजिए जड़ी बूटी कहाँ पर मिलती है, मैं खुद ढूंढ लूँगा, आप बस बता तो सकती हैं ना। उसके बाद वो मुझे घूरे जा रही और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कभी सर की तरफ देखती, कभी टांगों की तरफ देखती, और मैंने अपनी टांगों को समेटा और पीछे की तरफ चला गया राक्षस के और कहने लगा, ऐसे प्यार से मत देखिए, देखो मैं समझ पा रहा हूँ आप अब जिस नज़रिए से मुझे देख रही हैं, मुझे डर लग रहा है। ऐसा करने पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन जैसे उसने खुद को समझाया और फिर कहने लगी, ठीक है, दिमाग में इंसान है वो, दिमाग में ट्यूमर है, तो दिमाग के उस हिस्से को तुम लोग तो काट कर निकाल देते हो ना, इलाज तो तुमसे सही कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे उस जड़ी बूटी का पता है। लेकिन वो जड़ी बूटी बड़ी साधारण है, इतनी साधारण है कि उसे घास की श्रेणी में रखा जाता है, और घास यहाँ हम उगने नहीं देते, तो जड़ी बूटी इस समय मौजूद तो नहीं है, लेकिन कैसे उगेगी, कहाँ पर उगेगी वो मुझे पता है। 7 दिन यहाँ पर उस जड़ी बूटी को उगाना होगा, और तुम्हें 7 दिन यहाँ पर रहना होगा, सेवा करनी होगी। वादा करती हूँ खाऊंगी नहीं, लेकिन पक्का वाला नहीं कर सकती, अगर कुछ गलत किया तो हो सकता है एक आध टांग में खींच लूँ मुँह में। फिर मैंने उसको कहा, देखिए मदद कीजिए, उसके बदले में आपके लिए जानवर का मांस वगैरह कुछ मैं ला सकता हूँ, आपकी मदद भी करूँगा, समझने की कोशिश कीजिए। फिर वो कहने लगी, ठीक है, 7 दिन मेरे साथ रहना होगा। और उस राक्षस ने कहा, देखो नहीं, तुम्हें इंसान पसंद नहीं है, 7 दिन के लिए अपने पास रखना चाहती हो, अगर कुछ इसके साथ बुरा किया पता है ना सज़ा होगी। उस राक्षसी ने कहा, ले जाओ इसे, फिर ले जाओ, भरोसा नहीं है तो ले जाओ। उस राक्षस ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा, देखो इस पर भरोसा नहीं है मुझे, चलो मेरे साथ, ये कुछ बुरा भी कर सकती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, माँ को बचाना था, और कोई रास्ता तो उसने बताया ही नहीं, तो मैंने कहा मैं रहने को तैयार हूँ, देखो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे खाइएगा मत। वो थोड़ी सी मुस्कुराई और कहने लगी, ज़िद्दी हो, डरते नहीं,
डराने की कोशिश तो की, लेकिन तुम डरे नहीं। ठीक है, 7 दिनों तक मेरे साथ रहो, लेकिन जो मैं खाने को दूंगी वो चुपचाप खाना। यहाँ तुम मेहमान नहीं हो, एक नौकर हो, नौकर जो मदद के लिए यहाँ पर आया है, और यहाँ का इंसान भी नहीं, धरती से आया इंसान। मुझे वैसे ही इंसान पसंद नहीं, क्योंकि मेरे साथ बचपन में कुछ बुरा किया है इंसानों ने, इसीलिए इंसानों से नफरत है। लेकिन अगर मारूंगी नहीं तो कुछ दर्द तो कम कर ही सकती हूँ। फिर क्या था, उसने वो आगे वाला टीला बंद किया और वो राक्षस मुझे अलविदा कहकर चला गया और कहने लगा, 7 दिन बाद मैं यहाँ आऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा, डरना मत, मैं बार बार पूछता ज़रूर रहूँगा, बाद में तुम्हें वो रास्ता दिखा दूँगा। वो मुझे अपने घर के अंदर लेकर गई, लेकिन बार बार जब प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती ना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वैसे कोई लड़की बिल्कुल अगर उसकी जैसे दिखने वाली भी हो, थोड़ी थोड़ी शर्म तो आने लगती है ना। कोई लड़की बड़े प्यार से देख रही हो तो दिल में अरमान जागने लगते हैं। ऐसे ही उसे देखकर भी दिल में थोड़े अरमान जागते, लेकिन फिर उसके इरादे जानकर वो जो अरमान थे वो ठंडे हो जाते। आधी इंसानों जैसी, आधी राक्षसी थी, खूबसूरत भी थी, थोड़ी भयानक भी थी, लेकिन इरादे ज़्यादा भयानक थे उससे भी। घर के अंदर देखा मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें, वो हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। घर में रखी हुई वो तस्वीरें पेड़ों की जड़ों से बनाई गई थी, बारीक जड़ें जो हिलती थी, और 3D मॉडल था। जैसे हम फ्रेम में तस्वीरें लगाते हैं, वो जड़ों से बनी हुई एक 3D मॉडल थी जो हिलती हुई लग रही, बिल्कुल उसका चेहरा। ऐसी कई तस्वीरें थीं, ढेर सारा ऐसा सामान था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा किस काम का। टेबल कुर्सियां भी थे जो शायद बैठने के लिए ही बनाए होंगे। अगर वो राक्षस हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो हमारे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल वो भी करते होंगे। और फिर मुझे ऐसा ऐसा सामान दिखने लगा जो मेरी पहचान में बड़ी आसानी से आ रहा। स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा सा ड्रॉर, किचन में रखा हुआ ढेर सारा सामान, और किचन को बिल्कुल हमारे किचन की तरह बनाया गया था। देखते ही मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, आप बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। उसने कहा, सवाल मत पूछो, परेशान मत करो, नौकर हो, सफाई करो। उसने सफाई के लिए कहा, और मैं अपनी माँ को बचाने के लिए 7 दिन के लिए नौकर बना था, तो मुझे लगा नौकर बनकर मुझे बस काम करना चाहिए। मैंने उससे कपड़ा मांगा और पानी मांगा और कहा, कुछ सफाई के लिए अगर कुछ हो जिससे झाग हो जाए। वो कहने लगी, पागल हो तुम? पागल तो नहीं, यहाँ इस दुनिया में आए हो और सफाई के लिए पूछना पड़ेगा किसका इस्तेमाल करना है। ज़मीन देखो, यह तुम्हारी दुनिया का फर्श नहीं है, ये पेड़ है जो जिंदा होते हैं। किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मत करना जिससे इसे नुकसान हो। मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है इस पेड़ को। पूरा घर एक पेड़ ही है जिसने मेरे सोच के अनुसार अपना रूप बनाया है। उसने मुझे अजीब से पत्ते दिए जो कपड़े जैसे नरम थे। वो पत्तों के साथ मुझे पानी भी दिया एक लकड़ी के कटोरे में। बस फिर क्या था, घिसने लगा मैं ज़मीन को। नीचे वो लकड़ी का फर्श था, लेकिन वो लकड़ी ज़्यादा सख्त नहीं, थोड़ी थोड़ी नरम थी। धीरे धीरे साफ करने लगा। छोटे छोटे दागों को मैं साफ करता गया। लगभग 6 से 8 घंटे मैंने ये काम किया था और बहुत ज़्यादा थक गया था। जैसे ही मैं थका, वो राक्षसी एक कमरे से बाहर निकली और कहने लगी, तुम्हें जड़ी बूटी चाहिए ना? ये तो हुई घर की सफाई, अब अपने लिए भी काम करो। बाहर एक तरफ वाली मिट्टी है, काफ़ी सख्त मिट्टी है, और बाहर वो भी पड़ा होगा, क्या तुम कहते हो उसे, फावड़ा। फावड़े से लग जाओ मिट्टी को खोदने के लिए। और हमारी मिट्टी सख्त होती है, आसानी से तुम खोद नहीं पाओगे। लग जाओ। और यहाँ पर रात होने वाली है ना, तो तुम सुबह तक ये काम कर देना, और सुबह सफाई का काम भी करना है। मुझे हर रोज़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तैयार रहो। ना मैंने खाना खाया था, ना पानी पिया था। रात को मैं काम के लिए लग पड़ा। मिट्टी इतनी सख्त थी कि उसे मिट्टी नहीं पत्थर कहा जाना चाहिए। मैं जोर लगाता, पत्थर तोड़ नहीं पाता। बार बार कोशिश करता रहा। 2 घंटे बाद उन आवाज़ों को सुनकर वो बाहर आई और कहने लगी, ऐसे तो जड़ी बूटी लग गई तुम्हारी। मुझे तो लगता है महीने तो तुम्हें मिट्टी को खोदने में लग जाएंगे।
राक्षस तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तुम इंसान तुच्छ हो, कुछ कर नहीं पाते। चलो लगे रहो, मुझे क्या, भूखे प्यासे महीनों तक देखते हैं कैसे काम कर पाते हो। रोया था मैं, बहुत ज्यादा रोया, लेकिन उस फावड़े से मिट्टी को खोद नहीं पाया। सुबह तक हालत मेरी बहुत खराब थी, बुखार चढ़ चुका था, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा मैं करने लगा। घर के अंदर आकर वो कटोरे में रखा पानी और वो पत्ते से मैं फर्श को साफ करने लगा। वहाँ सीढ़ियाँ थी, टेढ़ी मेढ़ी वो अजीब सी सीढ़ियाँ, उसे भी साफ करने लगा। और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हुआ था। और जब मेरी आंख खुली, वो राक्षसी मेरी आंखों को खोले हुए थी। उसके बाद मुझे चमाटे मारकर उठाने की कोशिश कर रही। और फिर जब मैं उठा, वो कहने लगी, तुम पागल हो, इतनी जिद सही नहीं होती। तुम्हें नहीं पता बिना पानी के तुम मर जाओगे, बिना खाने के तुम मर जाओगे। खाना खाना नहीं चाहते, माँ को बचाने की ऐसी जिद है। चलो नीचे खाना लगाया है, पहले खाना खाओ, सफाई बाद में करना। मुझे लगा था तुम डर जाओगे, रोओगे, माफ़ी मांगोगे और चले जाओगे। तुम तो जिद्दी हो। चलो खाना खाओ, नीचे खाना तैयार है। जब मैं नीचे पहुंचा, वहां पर कई फल कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था एक तरफ सलाद पड़ा है तो एक तरफ फ्रूट चाट। लेकिन ना तो मैं किसी सब्जी की पहचान कर पा रहा, ना किसी फल की पहचान कर पा रहा। ये फल सब्जियां जहरीली हुई तो एक बार मैंने उस राक्षसी की तरफ देखा। वो थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी। बस वहीं पर मेरा दिल बैठ गया। प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। ये खाने चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता। कहीं ये खिलाकर मुझे बेहोश करके ये खा ना जाए। अंदर डर भी था, लेकिन अगर मैं मर गया तो अपनी माँ की मदद कैसे करूँगा। भरोसा तो कुछ करना ही होगा। बार बार वो सब्जी और फल को खाते वक्त मेरी टांगें कांपती और मैं उसकी तरफ देखता और वो मुस्कुरा रही होती। फिर से मेरा दिल बैठ जाता। वो बस इंतज़ार तो नहीं कर रही मेरे बेहोश होने का। मैंने पूरा खाना खाया, पेट भर लिया और फिर वो थोड़ा सा गुस्से में थी और कहने लगी, डराने की कोशिश तो की मैंने, तुम डरे नहीं। इतना भरोसा है? तुम्हें नहीं लगा कि इसमें जहर है? मैंने सर हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे घर में मेहमान की तरह रह रहा हूँ, तो तुम पर भरोसा है मुझे। उसने कहा, जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी, मार दूंगी और खा जाऊंगी। मैंने सर हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर। और फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, माफ़ कर दो मुझे, मैं थोड़े गुस्से में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर गई। बचपन में इंसानों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था तो गुस्सा था, चिढ़ थी, लेकिन वो गुस्सा मैंने तुम पर निकाला, तो मुझे माफ़ कर दो। अब दोबारा ऐसी कोई भयानक वाली सज़ा नहीं दूंगी। तुम्हारी क्षमता के अनुसार ही तुम्हें काम दूंगी, लेकिन छोटे मोटे काम तो तुम्हें करते रहना होगा। नौकर नहीं बनाऊंगी, लेकिन जैसे काम मैं करती हूँ, घर में रहना है तो वैसे काम तुम्हें भी करने होंगे। फल सब्जी काटना, ये सब करोगे ना? मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। वो अब मुझसे बातें करने लगी थी। वहाँ बैठे बैठे कोई 10 से 20 मिनट में उससे दोस्ती हो गई। वो बता रही थी, जब वो काफ़ी छोटी थी तब वो धरती लोक गई थी, कुछ महीने वहाँ पर रही थी, लेकिन जिस परिवार के साथ रही वो परिवार अच्छा नहीं था, लेकिन अपनी पहचान भी छिपानी थी। तो जो बेइज्जत हुई, वो जो सज़ा मिली उसे, जो चोट लगी, वो पूरी ज़िंदगी के लिए थी। उसकी पहचान ऐसी ही बन गई, इंसानों से नाराज़ रहना। फिर वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर उसने ज्ञान लिया, विद्या सीखी, सब कुछ जैसे हमारे स्कूल होते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिखाया जाता है। इनका सिस्टम अलग है। ये सारी जानकारी ली मैंने। और अब वो कह रही थी, इंसान अच्छे भी होते हैं। पहले मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, तुम अच्छे इंसान हो। फिर उसने मेरा नाम मुझसे पूछा और मैंने अपना नाम रंजीत बता दिया। फिर मैंने उसको कहा, तुम भी अपना नाम बताओ। उसने कहा, तुम मुझे राक्षसी कह सकते हो। वैसे मुझे ये नाम अच्छा लगा। जैसे तुम इंसान हो, तुम्हें कोई इंसान कहे तो तुम्हें अच्छा तो लगेगा, क्योंकि तुम तो इंसान हो ही। वैसे ही अगर मुझे कोई राक्षसी कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ वैसे ऐसा नाम कोई नहीं लेता। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये नाम कहने में बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारे वहाँ राक्षसी किसी को अच्छे ढंग से नहीं कहा जाता।
जब कोई बुरा हो उसे राक्षस या राक्षसी कहा जाता है। अब भले ही मेरी सोच बदल गई है, लेकिन बाकियों की नहीं, तो मैं तुम्हें नाम से बुला सकता हूं। मुझे अपना नाम नहीं बताओगी? उसने अपना नाम बताया, अष्टमृगभिष्ट नदी नित्रम माय वित्यम सविदनी। मैं बस सुनता रह गया और फिर मैंने कहा, तुम्हारा नाम वैसे राक्षसी भी अच्छा लगता है, और कहते हैं जो नाम हमें ज़्यादा पसंद आए वही हमें बोलना चाहिए, तो मैं तुम्हें राक्षसी ही पुकारूंगा। तुम्हें ये पसंद है ना? फिर अगले दिन वो मेरे साथ उन खेतों में काम कर रही थी। मैं तो उस मिट्टी को कुरेद नहीं पा रहा था, लेकिन वो उस फावड़े को इतनी जोर से मारती, मिट्टी ऊपर से उखाड़ डालती और नीचे से मिट्टी काफ़ी नरम थी। फिर मुझे महसूस हुआ वो मिट्टी नहीं, ऊपर पत्थर थे जो सपाट थे, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन बीच बीच में कई जगह जैसे काट कर उन्हें जोड़ा गया। वहां पर फावड़ा फंसाने से वो पत्थर ऊपर की तरफ उठते थे, धातु की तरह सख्त थे, तोड़े नहीं जा सकते थे, ऊपर उठाए जा सकते थे, नीचे से मिट्टी निकाली जा सकती थी। काम तो आसान था, लेकिन घुमा कर किया गया। फिर उस मिट्टी को पानी दिया गया और वो कहने लगी, लाल मिट्टी, पीछे जितनी जगह है तुम्हें लाल रंग की मिट्टी ढूंढनी होगी। लाल रंग की मिट्टी ये बड़ी सी बाल्टी में निकाल कर लेकर आओ, यहाँ फैला दो। वो घास लाल मिट्टी में लगता है। फिर मैं लाल मिट्टी निकालने के लिए पीछे गया। मुझे लगा काम यहाँ भी मुश्किल होगा, लेकिन आसान निकला। लाल मिट्टी को मैंने निकाला, वहाँ पर बिछाया और वो खुश थी। इस तरह हम बातें भी करते और वो अपने बारे में बताती, कैसी कैसी बीमारियों को वो ठीक कर सकती है, और इंसानों में कई विकार हैं, उन विकारों को ठीक किया जा सकता है। ये घर को कैसे बनाया गया, पेड़ों के साथ बात की जा सकती है। पेड़ हमारे दोस्त हैं, लेकिन धीमे हैं। जैसे हम पेड़ को कहेंगे कि ये खास आकार ले ले, तो उस आकार को लेने के लिए उसे कई साल लगेंगे, लेकिन इंसान धीमे नहीं है। वो धीमी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है पेड़ तो जिंदा ही नहीं है, काटो उन्हें। लेकिन देखो हम राक्षस पेड़ों के साथ कैसे रहते हैं। किसी समय इंसानों को राक्षसों से ऊपर माना जाता था, लेकिन अगर तरक्की की बात करें, इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं, कुदरत से दूरी बना ली है। वो राक्षसी मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रही थी, मेरी आंखें खुलती जा रहीं और मुझे हैरानी होती, क्या राक्षस इंसानों से ऊपर निकल गए हैं? बातों में सच में मुझे ऐसा महसूस हुआ, इंसान तो बहुत पीछे रह गए हैं। मैंने फिर इंसानों की अच्छी चीज़ें बताना शुरू की। इंसानों की तरक्की, हमने फ़ोन बना लिया है, धरती के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। उसने कहा, ये चीज़ यहाँ देखना चाहते हो? जो तुमने बनाया है वो कुदरत पहले बना चुकी है, तुम्हें बस इस्तेमाल करना नहीं आया। देखो ये पेड़ है, इस पेड़ से तुम कहीं भी बात कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग से इसे जोड़ना होगा, इसे समझाना होगा कि बात किससे करनी है, तुम उससे बात कर पाओगे। फिर उसने उस पेड़ के एक हिस्से से मुझे जोड़ा और मुझे महसूस हुआ मैं किसी और पेड़ में अपने संदेश भेज सकता हूँ। संदेश उसकी टहनियों से निकल कर आएंगे, एक आवाज़ होगी बिल्कुल फ़ोन की तरह। वहाँ पर रहने वाला उस पेड़ के पास आएगा, उन टहनियों को पकड़कर वो हमसे बात कर पाएगा फ़ोन की तरह, क्योंकि पेड़ दूर दूर तक संदेश भेज सकते हैं। एक पेड़ धरती के किसी कोने में दूसरे पेड़ को संदेश भेज सकता है। ऐसा यहाँ भी होता है। इसीलिए किसी खास मौसम में खास फल लगते हैं, बाकी मौसम में नहीं लगते। और किसी खास साल कुछ पेड़ों में बीमारी आती है, कुछ पेड़ हमें संदेश देते हैं, बस इंसान समझ नहीं पाते। राक्षसी एक तरह से अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन मुझे बेइज्जती महसूस हो रही। मैंने इंसानों को बचाने की ठानी और उसे कहा, हमें कैसे पता लगेगा? आखिर ऐसे पेड़ों की भाषा कोई कैसे समझ सकता है? उसने कहा, समझना चाहिए। तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ, जो फलों वाले पेड़ होते हैं इंसानों से दूर होते हैं, उनमें कम फल क्यों लगते हैं? और जो इंसानों के पास फलों के पेड़ होते हैं उनमें फल ज़्यादा क्यों लगते हैं? पेड़ समझते हैं इंसानों की ज़रूरतों को। इंसान जिन फलों को खाएंगे वो पेड़ ज़्यादा फल लगाएंगे ताकि ज़रूरत पूरी हो सके। वो हमारे साथ जीना सीख गए हैं, लेकिन इंसान ये बातों को कबूल कभी नहीं करते। वो खुद को समझते हैं सबसे समझदार प्राणी धरती का, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बताऊं, अगर पेड़ चाहें तो इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, और ऊर्जा के लिए तुम जानवरों को खाते हो, पेड़ों को खाते हो। लेकिन अगर पेड़
वो उगना बंद हो जाएं, लेकिन वो मरेंगे भी नहीं। धरती के नीचे जड़ों में जीवित रहें तो जानवर मरेंगे, और जानवर नहीं बचेंगे तो तुम क्या खाओगे? पेड़ भी नहीं बचे, जानवर भी नहीं बचे और इंसान भी खत्म, लेकिन पेड़ दोबारा उग जाएंगे। लेकिन सोचो, तुम सभी पेड़ों को खत्म कर दोगे, क्या तुम बच सकते हो? क्या तुम बिना पेड़ों के किसी पर निर्भर रह सकते हो? पेड़ तो बिना इंसानों के निर्भर रह सकते हैं। उसने हर पल मुझे नई नई चीजें सिखाई, और उस घास को उगाने का तरीका भी अलग था। उस लाल मिट्टी में घास वैसे ही उगती जैसे जरूरत महसूस होती, और तब उस राक्षसी ने बताया, घास थोड़ी थोड़ी उग रही है, संदेश दो, तुम्हें वो जड़ी बूटी चाहिए, माँ के ट्यूमर का इलाज करना है, बात करो इस घास से, इस पौधे से, और ये पौधा तुम्हें वो जड़ी बूटी बना कर देगा। ये आसान तरीका है, भले ही यहाँ पर यह काम करता है। तुम्हारी दुनिया में इंसान सोचते ही नहीं उस तरह से। पेड़ों से दूरी बनी हुई है तो कुछ चीज़ें धरती पर नहीं लगती, लेकिन यहाँ हर चीज़ लगती है। कहो इसे, तुम्हें जड़ी बूटी चाहिए, माँ का इलाज करवाना है, जड़ी बूटी मिलेगी। 6 दिनों तक मैं उसके पास रहा, घर का काम किया, ढेर सारी चीज़ें सीखी, और घास लाल रंग में बदलने लगी। घास के फूल भी उगते हुए देखे, अलग से फूल थे, और एक फूल जो लाल रंग का था 7वें दिन उगा था, और उस राक्षसी ने कहा था, 7 दिन में फूल उग गया। तुम्हारा संदेश इस पौधे ने माना, इस घास ने माना, और तुम्हें वो जड़ी बूटी खुद बना कर दी। इसे अपनी माँ की ज़बान पर रखना, खिलाना, और उसके बाद वो ट्यूमर अगले 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये प्रक्रिया एक बार करने की ज़रूरत है, दोबारा यहाँ आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 दिन उसके साथ बिताए थे। उसने मुझे शिक्षा दी थी, और मैं राक्षसों के बारे में जो जानता था, जैसे हर चीज़ गलत साबित हो चुकी थी। लेकिन उसने एक बात बताई, राक्षसों को मांस खाने की एक अलग सी लालसा होती है, और इंसानी मांस काफ़ी चमकदार महसूस होता है। तुम थोड़े चिकने हो, इसलिए राक्षसों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। मुझसे दोस्ती हो गई है, इसीलिए मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन हर राक्षस ऐसा नहीं होता, जैसे हर इंसान ऐसा नहीं होता। वहां से मुस्कुराते हुए निकलना चाहता था, लेकिन शर्मिंदा बहुत था। उसके बारे में जो गलत गलत सोचा था, हर एक बात बदल चुकी थी। अब वो मुस्कुराकर देखती थी, लेकिन खाने के बारे में नहीं सोचती थी। और उससे दूर आने से पहले मैंने उसको कहा था, इस बार अगर तुम धरती पर आना चाहो तो मेरे घर में आना, मैं कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और इंसानों ने गलतियां की हैं, जो बचपन की बुरी यादें हैं, मैं उन्हें अच्छी यादों में बदलने की कोशिश करूंगा। कभी आना हुआ तो तुम मेरे पास ही आना, मैं तुम्हें बचने के तरीके बताऊंगा, और कई ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो इंसानों के पास हैं। हो सकता है मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा पाऊँ। 7वें दिन वो राक्षस मुझे वहाँ से लेकर गया। उस राक्षसी को मैंने अलविदा कहा। काफ़ी दूर निकलकर उसने कहा था, तुम्हें उसने नुकसान तो नहीं पहुँचाया, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर? बताओ। मैंने कहा, नहीं, वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। शायद राक्षस भी कुछ ऐसे ही हैं, आप भी तो इतने अच्छे हैं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, अच्छे तो सब हैं, जैसे सब बुरे भी हैं, लेकिन हम बुराई को रोकते हैं, अच्छाई को हावी होने देते हैं, ये हम पर निर्भर है। राक्षसों के उस पाताल लोक से उस दरवाजे के जरिए निकल कर आया था, और हैरान था। जिस दुनिया में मैं गया, सोचा करता था कितनी बुरी होगी, लेकिन जैसे मैं वापस आया, कोई बुरी याद नहीं थी मेरे पास, सब यादें अच्छी। भले ही पीछे से थोड़ा छिला था, लेकिन वो याद भी अच्छी की तरह ही याद की मैंने। माँ की ज़बान पर वो फूल रखने के बाद 7 दिनों बाद जब स्कैन करवाए थे, डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई थी, ट्यूमर कहाँ गया? और बाद में डॉक्टर यही मानने लगे, जो पहले वाला स्कैन था शायद उसमें कोई गड़बड़ थी, लेकिन उन्होंने ये माना नहीं कि ब्रेन ट्यूमर ठीक भी हो सकता है। मैंने अपनी माँ को ठीक किया था, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझसे यही सवाल किया था, तुमने अपनी जान को खतरे में डाला, क्या सच में राक्षसों की दुनिया है? तुम उनसे बचे कैसे? वो तो मार डालते हैं, वो तो पागल हैं, जानवरों की तरह काट डालते हैं, जिन्होंने देवताओं से युद्ध किए। तुम बचकर कैसे आए? मुस्कुराते हुए मैंने कहा था, कई बार जो कहानियां होती हैं वो पूरी सच्चाई बयां नहीं करती।
थोड़ी सच्चाई हमें पूरी लगने लगती है। राक्षस भी बदल चुके हैं, वो दुनिया भी बदल चुकी है। वो इतने बुरे नहीं जितने बुरे हम सोचते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को तो लगता है राक्षस खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, जिंदा हैं। और मेरी एक दोस्त भी है वहां। हो सकता है कभी हमारी दुनिया में भी आए तो मैं आपको भी एक राक्षसी से मिलवाऊंगा। है अच्छी, लेकिन एक राक्षसी जरूर है।